हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल और क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। मतलब आप क्रिस्टल लैटिस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसके अरेंजमेंट के बारे में आज के क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, पहले ये अच्छी तरह आप समझ लें। जैसे कि ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज्ड हैं तो इनका पैकिंग किस आधार पर इस 3 डायमेंशनल लैटिस में हुआ है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। और भी डिटेल में आप समझ सकते हैं। जैसे ये कोई क्रिस्टल लैटिस है, इसमें जो लैटिस पॉइंट पर एटम प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट है, वो उनका अरेंजमेंट किस तरह का है, कैसे ये एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है। तो इन सभी बातों का स्टडी हम लोग आज के क्लास में करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो स्टार्टिंग से पहले थोड़ा ये जान लीजिए कि पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल या क्लोज पैकिंग इन सॉलिड का स्टडी 1D, 2D, 3D में करते हैं। मतलब क्लोज पैकिंग इन 2D, क्लोज पैकिंग इन 3D, और हम 1D के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन यानी कैसे 1 डायमेंशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है, कैसे 2 डायमेंशन में होता है, कैसे 3 डायमेंशन में होता है, पहले ये बात करेंगे। फिर उसके हर एक टॉपिक पर पार्टिकुलरली भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन समझिए ये क्या है। सपोज दैट बहुत सारे स्फीयर यानी बॉल को आपने लिया और एक रो में, एक पंक्ति में आपने एक लाइन में अरेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक स्फीयर लगातार 2 स्फीयर के कांटेक्ट में है, एक आगे और एक पीछे, एक लेफ्ट और एक राइट। तो इस तरह से हर स्फीयर 2 स्फीयर को टच कर रहा है। यानी कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में आप स्टडी करते हैं तो रेलवे ट्रैक के बगल में जो खंबा है उसको भी आप इस अरेंजमेंट में मान सकते हैं, या फिर 10-15 मतलब 10-15 बॉल्स लिए और उसको आप एक रो में अरेंज कर दिए, तो ये क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन का अरेंजमेंट कहलाएगा। अब अगर इस रो के नीचे ऐसा ही एक और रो आ जाए, एक फिर उसके भी नीचे एक रो आ जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लगातार 4 रो हैं। इस सभी रोज में इन सभी बॉल का अरेंजमेंट जो आप स्फीयर का अरेंजमेंट देख रहे हैं, सभी रो एक दूसरे के पैरेलल हैं, सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं स्टूडेंट्स। तो ये अब 2 डायमेंशन कहलाएगा क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये है आपका क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। और जब हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में स्टूडेंट चलते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो ये 2 प्रकार का हो जाता है। अगर सभी रो एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और जब सभी रो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब फर्स्ट के पैरेलल थर्ड और सेकेंड के पैरेलल फोर्थ, यानी अल्टरनेट रोज आर पैरेलल्स, तो वो हो जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 तरह का क्लोज पैकिंग देखने के लिए मिलता है 2 डायमेंशन में। और यहाँ अब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग में डिटेल स्टडी करते हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये है कि जब सभी रो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो एक स्फीयर 4 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है। कहीं भी किसी भी एक स्फीयर पर आप एक नज़र रखिए, जरा ध्यान दीजिए कि कितने स्फीयर को टच कर रहा है, तो ये 4, और इस 4 स्फीयर के सेंटर को आप मिलाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, इसलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखा गया है। और इस क्लोज पैकिंग में स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का रीजन है कि ये 4 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है और इस 4 स्फीयर के सेंटर को मिलाने पर स्क्वायर बनता है, इसीलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखा गया है। तो ये था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसमें इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पैकिंग इफिशियंसी का वैल्यू 52.4% होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, जिसमें कि रोज एक दूसरे के पैरेलल जब नहीं होते हैं, अल्टरनेट रोज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो किसी भी एक स्फेयर पर आप ध्यान दीजिए वो 6 स्फेयर से कांटेक्ट में है, तो 6 स्फेयर के सेंटर को जब आप मिलाएंगे तो हेक्सागोनल शेप सामने आएगा। हेक्सागोनल ज्योमेट्री बनने के कारण इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रखा गया है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा स्टूडेंट। ये जो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा डेंस होता है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ये ज़्यादा डेंस इसलिए है क्योंकि इसमें 6 स्फेयर कांटेक्ट में है, और वहाँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 स्फेयर कांटेक्ट में होते हैं। तो ये था आपका स्टूडेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक स्टूडेंट और बात है कि इसमें स्क्वायर वर्ड्स बनता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वर्ड्स बनता है स्टूडेंट वो ट्रायंगुलर बनता है, और पैकिंग इफिशियंसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में स्टूडेंट 60.4% होता है। तो 60.4% पैकिंग इफिशियंसी हेक्सागोनल में, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्टूडेंट 52.4% होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 और इसमें होता है 6। और अच्छी तरह आप स्टूडेंट इस फिगर को देखकर समझ सकते हैं। क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा डेंस है क्योंकि 6 स्फेयर के कॉन्टेक्ट में, और ये 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 52.4% और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, पैकिंग इफिशियंसी 52.4% और इसका होता है 60.4%, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कम डेंस होता है और ये मोर डेंस होता है, अधिक डेंस होता है। तो ये था क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम लोग चलते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो बता दें स्टूडेंट, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन हम लोग स्टडी किए, जिसमें केवल एक मतलब स्फेयर को एक रो में अरेंज किया गया था। तो ये था क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। और जब बहुत सारे रो एक साथ रखे गए स्फेयर के तो बन गया क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और इसमें भी 2 प्रकार का हुआ, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल, जिसमें हमने बताया कि जब सभी रो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग यहाँ होगा और यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। यहाँ एक स्फेयर 4 स्फेयर को कॉन्टेक्ट टच कर रहा था और यहाँ एक स्फेयर जो है 6 स्फेयर को टच कर रहा था। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देना होगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अलग से स्टडी करना होगा, वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दिया जाए वर्ड्स क्या होता है। उससे भी पहले एक चीज और समझा दे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। आप 1 डायमेंशन में क्या देखें स्टूडेंट, 1 डायमेंशन में स्फेयर को एक रो में अरेंज किया गया था और 2 डायमेंशन में रो के पैरेलल या अल्टरनेट पैरेलल या लगातार रो को अरेंज किया गया तो 2 डायमेंशन हो गया। अब स्टूडेंट बता दें कि अगर इस तरह का पूरा एक लेयर तैयार है स्फेयर का और इसी के जैसा एक और स्फेयर ऊपर से लाकर रख दे, यहाँ 4 रो का एक लेयर बना है और ऐसा ही लेयर 4 स्फेयर का 4 रो वाले स्फेयर का अगर इसके ऊपर रख दें तो ऐसा बनेगा स्टूडेंट। आपको अपने माइंड में इस तरह से ज्यूम करना चाहिए, यहाँ लेयर के ऊपर लेयर स्फेयर का आ चुका है। तो ये हो गया क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन समझ में आना चाहिए और तीनों में डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। अब हम सिर्फ 3 डायमेंशन का बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रिपेयर्ड करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें बार बार एक टर्म आएगा वर्ड्स। तो पहले आप समझें वर्ड्स क्या होता है स्टूडेंट। जब एक लेयर के 3 स्फेयर के ऊपर एक स्फेयर इस तरह से आए
कि फर्स्ट लेयर में जो रिक्त स्थान, जो खाली वैकेंट स्पेस बन रहा है उसको ढक ले, कवर कर ले, तो यहाँ जो वॉइड्स बनेगा इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। जैसे एक लेयर का यहाँ 3 स्फीयर है और यहाँ ऊपर से एक स्फीयर आकर इसको कवर कर दिया, तो हम कहेंगे कि यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ है। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में 4 स्फीयर कांटेक्ट में होते हैं, 3 जो होते हैं फर्स्ट लेयर के होते हैं और जो ऊपर से एक स्फीयर होता है वो दूसरे लेयर का होता है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाएगा। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि एक लेयर का 3 स्फीयर दूसरे लेयर के 3 स्फीयर से इस तरह से कांटेक्ट में हो कि इसका रिक्त स्थान, वैकेंट स्पेस, इसके वैकेंट स्पेस के ठीक सामने रहे, यानी इस तरह से दोनों का वैकेंट स्पेस रहे कि कोई किसी के वैकेंट स्पेस को न ढक पाए, न कवर करे, तो उसी को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन 6 स्फीयर के कांटेक्ट में आने से होता है, जिसमें से 3 स्फीयर एक लेयर के होते हैं और दूसरा 3 स्फीयर दूसरे लेयर का, और दोनों का वॉइड्स एक दूसरे के आमने सामने होता है। तो यहाँ जो वॉइड्स बनता है, वॉइड्स का मतलब वैकेंट स्पेस, रिक्त स्थान, तो यहाँ जो वॉइड्स बनता है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। ये वॉइड्स जो देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए है क्योंकि इसका जो शेप होता है वॉइड्स का, यहाँ रिक्त स्थान का, वो वैकेंट स्पेस का शेप ही ऑक्टाहेड्रल होता है, इसलिए इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पड़ा है। और इसका नाम टेट्राहेड्रल इसलिए पड़ा क्योंकि इस वॉइड्स का शेप ही टेट्राहेड्रल होता है। तो हम बात कर रहे थे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में अच्छी तरह पहले समझ लिया जाए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में आप क्या समझे कि जब 3 स्फीयर एक लेयर के दूसरे लेयर के एक स्फीयर से इस तरह से कांटेक्ट में हो कि पूरा पूरा उसके वैकेंट स्पेस, फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर के बीच जो वैकेंट स्पेस है उसको पूरा पूरा ढक ले, तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। यानी इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट when one sphere is placed upon 3 other spheres which are touching each other is called tetrahedral voids. टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ फॉर्मेशन 4 स्फीयर के कांटेक्ट में आने से हुआ है। अब हम बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो 4 स्फीयर के, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म बाय द कांटेक्ट ऑफ 4 स्फीयर। In tetrahedral voids, the vacant space among 4 spheres having tetrahedral shape. In SCP and SCP structure, it means SCP means होता है स्टूडेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। In SCP and CCP structure, each sphere is contact with 3 sphere above and 3 sphere below. Thus there are 2 tetrahedral sides associated with each other। मतलब SCP और CCP स्ट्रक्चर में स्टूडेंट एक स्फीयर 3 नीचे से भी स्फीयर से कांटेक्ट में होता है और एक ऊपर 3 ऊपर से भी। तो एक स्फीयर जो है ऊपर भी वॉइड्स बनाता है और नीचे भी। इसलिए किसी क्रिस्टल में अगर एटम की संख्या n होती है तो वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 2n होती है। यानी कि कभी भी किसी क्रिस्टल लैटिस में अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या n है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 2n होगी, यानी कि जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या होती है, क्योंकि हर स्फीयर अपने ऊपर भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाता है और नीचे भी। अब यहाँ पर एक रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हुए आप देख रहे हैं कि 3 स्फीयर के ऊपर एक ऊपर से स्फीयर यहाँ पर इसको कवर कर ले रहा है इसके जगह को, तो यहाँ पर रेडियस रेशियो का स्टडी करना है कि इस वैकेंट स्पेस में भी एक स्फीयर फिट किया सकता है और उसका भी एक रेडियस होगा, और यहाँ जो स्फीयर मिलकर इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना रहे हैं उसका भी रेडियस होगा। तो इन दोनों के रेडियस के रेशियो को रेडियस रेशियो कहते हैं, जो हमेशा आयनिक कंपाउंड में स्टडी किया जाता है। तो यहाँ द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द एटम विच कैन फिट इन टेट्राहेड्रल साइट, टेट्राहेड्रल साइट में जो स्फीयर फिट हो सकता है जिसका मैक्सिमम रेडियस होगा relative to the radius of sphere forming tetrahedral void
इज कैलकुलेटेड टू 0.225:1। तो यहाँ पर इस वॉइड्स में स्थित जो स्फेयर है उसका रेडियस और इस स्फेयर का रेडियस का रेशियो 0.225:1 आता है। अगर इसके रेडियस को स्मॉल आर और इसके रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट, तो स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर इक्वल 0.225:1। मतलब इसको आप फिर समझ सकते हैं कि रेडियस ऑफ स्फेयर ऑक्युपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में स्थित स्फेयर का रेडियस और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बनाने वाले स्फेयर के रेडियस के रेशियो को हम लोग रेडियस रेशियो यहाँ कहेंगे और इसका वैल्यू 0.225:1 होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में अब सारा डिटेल, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि जब एक लेयर के 3 स्फेयर दूसरे लेयर के 3 स्फेयर के इस तरह से कांटेक्ट में होते हैं कि दोनों का वैकेंट स्पेस एक दूसरे के आमने सामने होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। यानी the vacant space among the 6 sphere having octahedral shape is called octahedral voids. This type of void is surrounded by 6 sphere and in its crystal lattice each sphere is surrounding such 6 octahedral voids. तो ये था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में नॉलेज। यहाँ भी रेडियस रेशियो का स्टडी आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट ये तो समझ ही रहे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल का 4 होगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और रेडियस रेशियो का अगर हम स्टडी करें, यानी कि इस वॉइड्स में अगर कोई एटम फिट करें उसका रेडियस स्मॉल आर हो और इस वॉइड्स को बनाने वाले जो 6 एटम आपको दिखाई दे रहे इसके रेडियस का, तो यहाँ स्मॉल आर और इसके रेडियस को कैपिटल आर से अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ जो रेशियो आता है 0.414 आता है। मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि इसके रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करें और इसके रेडियस को कैपिटल आर से, तो यहाँ पर रेशियो जो आएगा 0.414:1 आएगा। यानी रेडियस ऑफ एटम्स ऑक्युपाइंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अपॉन रेडियस ऑफ स्फेयर फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल 0.414:1। अब आप स्टूडेंट इस दोनों वॉइड को समझने के बाद क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, जिसमें सबसे पहला आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आपको बता दें स्टूडेंट कि इस टॉपिक का नोट्स जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जब हम बोर्ड पर पढ़ाएं तो आप समझ जाइए कि बोर्ड से डायरेक्ट लिखना है, वो हमें बताना नहीं पड़े, आपको खुद समझ में आना चाहिए। और जब हम इस तरह से 3D फिगर दिखाकर समझा रहे हैं तो आपको अपने आप समझ जाना है कि जरूर कुछ कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक सर दिए होंगे। तो ये इतना आपको खुद से समझ में आना चाहिए। फ्रेंड, सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो आप देख रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग अल्टरनेट लेयर्स आर पैरेलल, यानी कि फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के पैरेलल, थर्ड लेयर फिफ्थ लेयर के और सेकेंड लेयर फोर्थ लेयर के स्टूडेंट पैरेलल होगा। सेकेंड लेयर ऑलवेज विथ ड्रॉन सिमिलर काइंड्स ऑफ वॉइड्स, यानी स्टूडेंट यहाँ एक बात समझना है कि ये जो सेकेंड लेयर के स्फेयर को देख रहे हैं ये फर्स्ट लेयर के जो वॉइड्स है, यानी कि वैकेंट स्पेस है, उसमें जाकर फिट होता है। जैसे ये स्फेयर यहाँ फिट होगा, ये स्फेयर यहाँ फिट होगा और ये जो स्फेयर देख रहे हैं वो यहाँ फिट होगा। उसी तरह अगर आप इसको इससे कंपेरिजन करें तो ये जो सेकेंड लेयर का वॉइड्स है वो यहाँ फिट होगा और ये वाला जो है यहाँ फिट होगा और ये जो है यहाँ फिट होगा। तो देख सकते हैं कि ये जो स्फेयर है ऊपर के लेयर से भी वॉइड्स बना रहा है और नीचे के लेयर से भी वॉइड्स बना रहा है। इसीलिए हमने बताया कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो संख्या होती है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और एटम और स्फेयर की संख्या के जस्ट डबल होती है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ एक चीज और, इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और 2 तरह का वॉइड्स बनता है इसमें, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट एबी टाइप, क्योंकि 2 ही तरह के लेयर होते हैं, ये है लेयर ए, ये है लेयर बी। और कोऑर्डिनेशन नंबर का जहां तक बात है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। दिस टाइप ऑफ पैकिंग
एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक ऐसा पैकिंग होता है जिसमें 3 तरह के लेयर होते हैं स्टूडेंट, ए बी सी, मतलब ए बी और सी तीनों डिफरेंट तरह के लेयर होते हैं। जो 4th लेयर होता है वो फर्स्ट लेयर का रिपीटिंग फॉर्म होता है, यानी ये कह सकते हैं कि व्हेन स्पेयर ऑफ सेकेंड लेयर आर प्रेजेंट अबव द फर्स्ट लेयर देन सम स्पेस आर लेफ्ट, इन दिस स्पेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म। और यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो 3 स्फीयर है और यहाँ का जो 3 स्फीयर है, अगर ये दोनों लेयर एक दूसरे से टच में आए तो दोनों का वैकेंट स्पेस एकदम आमने सामने होगा, तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ABC 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 and the coordination number in CCP arrangement is 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इन CCP अरेंजमेंट इन 12। तो ये था स्टूडेंट CCP अरेंजमेंट, जिसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट भी कहते हैं। पैकिंग इफिशियंसी का क्लास जब हम दिए थे तो आपको बताए थे 3 तरह के यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी का जब स्टडी किए तो सबसे ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी इसी का आया था 74%, जिससे ये बात क्लियर हुआ कि ये मोर डेंस पैकिंग है, ज़्यादा घना है। और अब एक बार फिर से आपको बता दें स्टूडेंट कि हम लोग क्लोज पैकिंग इन सॉलिड का स्टडी कर रहे थे, यानी पैकिंग क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, जिसमें 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में स्टडी किए। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में 2 तरह का पैकिंग आया, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने बताया कि एक स्फीयर जो है 4 स्फीयर के कांटेक्ट में आता है और हेक्सागोनल में 1 स्फीयर जो है 6 स्फीयर के कांटेक्ट में आता है। ये मोर डेंस होता है, ये लेस डेंस होता है। इसका कंडीशन नंबर 4, इसका कंडीशन नंबर 6 होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम आए कि वॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, एक लेयर का 3 स्फीयर दूसरे लेयर के 1 स्फीयर से इस तरह से कांटेक्ट में होता है कि 3 स्फीयर के बीच जो वैकेंट स्पेस होता है उसको पूरा ये कवर कर लेता है, तो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनता है। और यहाँ मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में एक लेयर का 3 स्फीयर दूसरे लेयर के 3 स्फीयर से इस तरह से कांटेक्ट में होता है कि दोनों का वॉइड्स एक दूसरे के आमने सामने होता है, तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। मतलब यहाँ 4 स्फीयर कांटेक्ट में होते हैं, यहाँ 6 स्फीयर। और यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये जो वॉइड्स का शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, जस्ट लाइक शेप ऑफ मीथेन। और यहाँ इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसलिए पड़ा क्योंकि इसके वॉइड्स का शेप ही ऑक्टाहेड्रल होता है, जस्ट लाइक द शेप ऑफ SF6 जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा था। तो ये था टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके बाद हमने क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बताया, जिसमें ये बताया कि इसमें 2 तरह के लेयर होते हैं और जो सेकेंड लेयर का जो स्फीयर होता है वो फर्स्ट लेयर के वैकेंट स्पेस में जाकर फिट होता है, जिसके कारण ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हमने बताया कि 3 तरह का लेयर लेकर आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का सेकेंड टाइप जो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर जब एडजस्ट होते हैं तो 3 स्फीयर के ऊपर जब 3 स्फीयर फिट होता है तो दोनों का वैकेंट स्पेस एक दूसरे के आमने सामने होने के कारण ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। और ये 3 तरह का लेयर आता है, इसलिए इसको ABC टाइप अरेंजमेंट भी कहा जाता है। तो ये था स्टूडेंट आपका क्लास। प्लीज आप लोग अगर हर एक टॉपिक को ध्यान से समझ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नया टॉपिक अपने इस चैनल पर ऐड करें तो तुरंत स्कूल की घंटी की तरह आपके मोबाइल में घंटी बजे और आप तुरंत जान जाएं कि अब घंटी बज चुका है और हमको पढ़ने बैठना है। थैंक यू।